हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर स्नेहा। कैसा गया आप लोगों का सोशियोलॉजी का पेपर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर आया था उसी से रिलेटेड मैं अभी आपके साथ आंसर्स शेयर करने वाली हूँ। बताऊंगी आपको ओरली कि किस किस क्वेश्चन में आपको कैसे आंसर्स लिखने थे, जिसके बेसिस पे आपको सीबीएसई मार्क्स देगी। एंड उसके बेसिस पे आपके जो भी मार्क्स बनते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी करके बताना, सो दैट हमको आइडिया लग सके कि आप लोगों का पेपर 40 आउट ऑफ 40 वाला प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। ऑल दो मैंने क्वेश्चन पेपर जब देखा तो जो मेरी सेल्फ एनालिसिस रही है वो ये रही है कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यू में से आए हैं और मेरी जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें से भी आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। एंड उसके अलावा सीयूटी की जो प्रिपरेशन होने वाली है वो भी हमारे इसी चैनल पे होगी। मेनली सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हमारा रहने वाला है, हिस्ट्री एंड पोल साइंस रहने वाला है। ठीक है। तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप कर देना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है। और बेल आइकन को भी हिट कर देना। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था बच्चे आपका आया था कि जो अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स है लाइक द हाई क्वालिटी सिल्क कॉटन जो था ढाका का या मुर्शिदाबाद का, जैसे ही अचानक से इसकी डिमांड खत्म हो गई, कोर्ट की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ठीक है। हालांकि विलेज क्राफ्ट जो था वो कुछ टाइम तक इंडिया में जी गया क्योंकि वहां पर ब्रिटिशर्स को पहुंचने में टाइम लगा, लेकिन वहीं पे वाइस वर्सा बाकी चीजें खत्म हो गई। तो इन्होंने आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा था कि जब ब्रिटिशर्स ने इन स्टेट्स के ऊपर या टाउन्स के ऊपर इंडिया में कंट्रोल किया था तो कुछ पोर्ट जेंट्रीज वगैरह खत्म हो गई थी। खत्म होने का रीजन क्या था? देखो यहाँ पर आप दो एक ही पॉइंट लिखना था, लेकिन बच्चों ने ऑब्वियसली किसी भी बच्चे ने आंसर एक जैसा नहीं लिखा होगा। मतलब दो पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स बनते हैं इसमें। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये था कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे जो मैनचेस्टर था, ब्रिटेन में मैनचेस्टर से जो कपड़े आ रहे थे इंडिया में जिनका इंपोर्ट हो रहा था वो चीपर थे बहुत ज्यादा, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी अच्छे थे और रेट में भी चीपर थे, तो पीपल शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है। तो मेजर रीजन आपको यही लिखना था। इन केस अगर कुछ बच्चों ने ये लिख दिया है क्योंकि ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली एक्सपेंशन कर रहे थे और वो हर चीज पे अपना कंट्रोल डालने की कोशिश कर रहे थे, तो इस पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। पर मेन जो पॉइंट वहां पे यहाँ पे आना था वो यही आना था, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ सिल्क एंड कॉटन फ्रॉम मैनचेस्टर, इंडियन क्लोथ वॉज very much costlier comparatively Indian, Manchester silk and cotton. That's why the towns of India were losing their positions. ठीक है। ऑब्वियसली ना उनका कोर्ट जेंट्री भी तो इसी वजह से अबॉलिश होंगे, क्योंकि जेंट्री भी कैसे रहेगी, पॉलिटिकली एक्सपेंशन भी तो हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेज ऑफ थिंकिंग, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक ऐसे था लिबर्टी पे जो इंडियन कॉलेजेस में बहुत जल्दी आया सामने। इंडियंस को पता चला मैग्ना कार्टा के बारे में एंड स्ट्रगल पता चला ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन यूरोप एंड अमेरिका। तो कह रहा है कि ये कैसा वेस्टर्नाइजेशन है। तो बच्चे मैं तुमको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा जो था वो उसको बोलते हैं राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो आपको पता ही है कि वेस्टर्नाइजेशन बहुत सारी चीजों पे बात करता है। वेस्टर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी पे, कल्चर पे, आइडियोलॉजी पे, वैल्यूज पे, इन सब चीजों पे बात करता है। तो यहाँ पर जो काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन था वो आइडियोलॉजी थी, वो वैल्यूज थी और वो राइट्स थी। क्योंकि अगर आपने तीनों लिखे हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई एक लिखा है तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का था। लेकिन आपको ये अच्छी तरीके से लिखना था कि वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पर तीनों वैल्यूज को लेके आ रहा है वेस्ट से इंडिया की तरफ, जिसके बाद इंडिया के लोगों को भी समझ में आया कि अगर हमको हमारे राइट्स चाहिए तो हमको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, मेनी ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न्स कैन बी ट्रेस्ड टू आवर एग्रेरियन बैकग्राउंड। डेफिनेटली। आप किस तरीके की प्लांटेशन कहीं पे होती है या कौन सा फेस्टिवल उस प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हर जगह का अलग अलग होता है इंडिया में, है ना। तो कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर और कल्चरल चेंजेस है ये एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है और इंडिया के काफी सारे रीजन्स में न्यू ईयर फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि क्लोज रिलेशनशिप है बड़ा एग्रीकल्चर और कल्चर में। कोई भी एक रीजन दो अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप ऊपर से भी लिख सकते थे, पैसेज से भी लाइन। बट अगर वैसे यहाँ पर जो आना था बेसिकली वो ये आना था कि किसी भी जगह पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है, कल्चर का मीन्स क्या होता है कि वो
किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वो चीज हो रही है, चाहे फेस्टिवल का कल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर का कल्चर हो, तो कल्चर टर्म का मतलब ही यही है, ठीक है। तो देयरफॉर कल्चर प्रैक्टिस और पैटर्न जो भी एग्रेरियन बैकग्राउंड्स में हो रहे हैं वो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये बात लिखी है तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने ये लिखा है कि जो नेचर है एग्रेरियन सोसाइटी एग्रीकल्चर का, और वहां पे उसकी वजह से होने वाले कल्चर का वो पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन तक आते आते वेराई करता है, यही एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर, इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेम एनी टू एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स, बहुत सारे हैं। बैसाख है पंजाब का, पोंगल है तमिलनाडु का। अगर आपने और भी कोई फेस्टिवल लिखा है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है तो वो भी आपका ठीक आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव एक्शन होता है। ऐसा एक्शन जो है वो स्टेट के लिए होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ डिमांडिंग चेंजेस इन स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी की चेंजेस मतलब बेसिकली हमारा मेन मुद्दा होता है कि हम डिमांड रखें कि आप स्टेट पॉलिसीज को चेंज करो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो स्पॉन्टेनियस और डिसऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट होते हैं इसको मतलब अचानक से आपने कुछ मूवमेंट कर दिया, अचानक से आप वायलेंस पे उतर आए, तो वो सोशल मूवमेंट नहीं है। तो कोई भी दो फीचर बताने थे आपको सोशल मूवमेंट के, बहुत सारे हैं। सोशल मूवमेंट एक फीचर तो उसने खुद ही पैसेज में दे दिया था कि भैया कलेक्टिव एक्शन है, कलेक्टिव एक्शन होगा तभी कोई भी मूवमेंट सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो कि रैशनल अप्रोच देता है, लोग कलेक्टिवली लड़ रहे हैं पर लोगों की जो अप्रोच है बच्चे वो बहुत ही रैशनल अप्रोच रहती है, ठीक है। थर्ड आप क्या कह सकते हो कि आइडियोलॉजी, एक सोशल मूवमेंट जब भी हो सकता है जब एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है। मान लो चार लोग हैं, चार लोगों का अलग मानना है, अलग सोच है अबाउट द सोशल मूवमेंट, तो वो सोशल मूवमेंट बन ही नहीं सकता, बिकॉज सोशल मूवमेंट के लिए यू नीड अ सिमिलर आइडियोलॉजी। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट लिखा है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट का एग्जांपल देना है, काफी सारे थे। पंजाब का आदि धर्म मूवमेंट था, महारा मूवमेंट था महाराष्ट्र का, आदि ब्रह्मांड एंटी ब्रह्मांस था साउथ इंडिया का, आदि अंतरास था आंध्र प्रदेश का। कोई भी एक लिखा होगा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि जो प्री कैपिटलिस्ट मतलब किसी के भी लूटमार करने से पहले, कैपिटलिस्ट के लूट करने से पहले जो आपका एम्पायर बिल्डिंग था उसका प्रोसेस अलग था कैपिटलिस्ट टाइम से। कह रहे डिफरेंस क्या है दोनों में, तो भैया देखो सीधा सीधा तुमको ये लिखना था कि प्री कैपिटलिस्ट एरा में क्या होता था कि लोग आते थे सिर्फ और सिर्फ खजाना लूटने के लिए, आए ट्रेजर को लूटा, हंट किया और चले गए, वो इकोनॉमी में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे। तो देयरफॉर वो एक टाइम का लॉस होता था, वन टाइम लॉस था किसी भी पर्टिकुलर पीपल का। इफ आई कंपेयर इट विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो कैपिटलिस्ट में क्या होता था कि लोग आ रहे हैं, जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली बेसिस पे ही नहीं, सोशली, पॉलिटिकली, मिलिट्री, हर बेसिस पे किया। तो देयरफॉर यही एक डिफरेंस है एम्पायर बिल्डिंग का प्री कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही लिखा है जो मैंने बताया, नंबर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली लैंग्वेज लिखने में तो तुम लोग महान हो, आप लोग यू नो आप लिख ही सकते हो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, संस्कृताइजेशन जो है वो एक ऐसा मॉडल देता है जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की बात करता है, राइट। ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था वीडियोस में भी अपनी, कि संस्कृताइजेशन जो है इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की ही बात क्यों करता है। तो गिव अ रीजन टू सपोर्ट दिस आंसर। तो बहुत सारे रीजन है। देखो संस्कृताइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोग पोल्यूशन और प्योरिटी की बात कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट। दो ही पॉइंट लिखने थे, कोई भी, मैं तुमको 4-5 बता दे रही हूँ, कोई भी दो लिखे होंगे नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे। अगर आपने ये पॉइंट लिखा है कि पोल्यूशन और प्योरिटी की बात करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन है, तब भी नंबर मिल जाएगा। अगर आपने ये लिखा है कि एक तरीके की सोशल लेटर बनाता है जहां पर अगर आप अपर पोजीशन पे हो और लोअर पोजीशन वाले बंदे को देख रहे हो तो एक प्रिविलेज दिखती है, ये पॉइंट भी ठीक है। अगर आपने ये लिखा है कि ये किसी भी अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी को राइज करता है, अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी को एकदम से राइजल देता है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, एवरीवन इज इक्वल, पर अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या हो रहा है, नो वन इज कंसीडर एज इक्वल, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने इसमें लिखा है कि संस्कृताइजेशन समहाउ डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी सॉर्ट ऑफ लाइफ दे रहा है, जहाँ पे लोगों को ये बिलीफ होने लग जाए कि डिस्क्रिमिनेशन ही हमारा जीवन है, इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। कोई भी दो पॉइंट आपने इसमें से लिखे होंगे, यू विल गेट पूरे नंबर बच्चे, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, the varied social reform movement did have common themes, अलग अलग मूवमेंट हुए, ठीक है।
सारे मूवमेंट्स की कॉमन थीम थी, मतलब सब एट द एंड लड़ अपने अपने राइट्स के लिए रहे थे। तो कॉमन थीम ये हो गई कि वो उनको चाहिए थे अपने राइट्स फुलफिल होने चाहिए। कह रहा है कि स्टिल फिर भी कुछ डिफरेंसेस थे, कोई भी 2 डिफरेंसेस बता दो। तो तुम यहाँ पर बच्चे सीधा सीधा लिख सकते थे, कोई भी 2 मूवमेंट बता देते। जैसे मान लो अगर मैं मिडिल क्लास मूवमेंट की बात करूँ, तो मेन और वुमेन्स के, मिडिल क्लास मेन और वुमेन के जो कॉल लाइक यू नो जो भी उनकी सफरिंग्स थी, उस मूवमेंट का एक अलग कॉज था। अपर कास्ट मूवमेंट का एक अलग कॉज था, जहाँ पे अपर कास्ट के लोग अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और लोअर कास्ट पीपल्स को इंफीरियर फील कराया जा रहा है। अगर आप कास्ट सिस्टम से लिखना और भी चाहते थे तो आप लिख सकते थे, या आप मुस्लिम पॉलीगैमी के बारे में लिख सकते थे कि मुस्लिम पॉलीगैमी या पर्दा कम्युनिटी के खिलाफ जो जहान आरा जी ने वो किया था, पूरा लाइक यू नो डिबेट की थी, उस बारे में भी आप लिख सकते थे। अगर आपने इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखे, यू विल गेट मार्क्स। 8 के दोनों 2 क्वेश्चन से दोनों समझाऊंगी, ठीक है? तो दोनों समझते हैं। पहला है रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी सोशल मूवमेंट्स, गिवन वन एग्जांपल। तो रिडेम्पटिव या ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? जहां पर आप किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप उस चेंज को आने देना चाहते हो, यू आर नॉट रेडी टू स्टॉप इट। जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी एकदम से स्प्रेड हो गई, इस्लाम एकदम से स्प्रेड हो गया, ये सब ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट थे। इन्होंने सोसाइटी में एक न्यू रिलीजन ही लाके पैदा कर दिया, न्यू रिलीजन ही आ गया एक तरीके से सोसाइटी में, ठीक है? और पीपल्स ने उसको एक्सेप्ट किया विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? फॉलोअर्स बनाने में कोई भी नया रिलीजन आता है टाइम लगता है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेंट बाय रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। तो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट का सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक ही मतलब है, वो ये है कि सोसाइटी में चेंज लाना। सोसाइटी में वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा, चेंज वो लाना चाहता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुमको देती हूँ मैं वुमेन का, वुमेन्स के रिलेटेड रीमैरिज, विडो रीमैरिज, सती, ये सब वुमेन्स के केस में चेंज लाने वाली बात थी, ठीक है? या मैरिज के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारे आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आ जाते हैं। अगर आपने इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन किया है और जो मैंने बताया है वो ही लिखा है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? आगे आते हैं। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट, द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज अ सेंट्रल इशू। डेफिनेटली यार, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इतना कर रहे थे हमारे साथ ये, तो हम कैसे कर पाते अपना आपको ग्रोथ, पर्सनालिटी, या ये कह लो कि इंडिया को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दिखा पाते। तो इसलिए क्या करा, क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया कि इंडियन के जो नेशनलिस्ट थे, इन्होंने अर्ली इयर्स में अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे इंडिपेंडेंस में कैसे दिखाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने स्वदेशी मूवमेंट पे ध्यान दिया, ठीक है? वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। उससे इन्होंने खादी को प्रमोट किया, कॉटन कपड़े को प्रमोट किया, जो मैनचेस्टर ने पोजीशन ले ली थी वो ओवरटेक की इन्होंने। इसके बाद हमने धीरे धीरे हैवी मशीनरीज में डील करना शुरू कर दिया था, मशीन मेकिंग में शुरू कर दिया था, पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे हमारा एक्सपेंड कर रहा था। एंड आपको पता ही है अबाउट 1990s आपकी लिबरलाइजेशन पॉलिसी रिमूव हुई थी, एंड देन फिर से हमने ग्लोबल कंपटीशन किया, एंड उसके बाद हम अपनी पोजीशन बना पाए, ठीक है? तो अगर यही लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे। ओके, आगे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ डिड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू सर्कुलेशन ऑफ लेबर। सर्कुलेशन देखो, ये वही वाली बात है, या तो यहाँ पर वो फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर लिख देते, या उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ लेबर लिख दिया। कोई आया था आपको 4 मार्क्स का, 4 पॉइंट देने थे। तो कमर्शियलाइजेशन या ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो एग्रीकल्चर में चेंज क्या आया? अब क्या था, पहले क्या होता था, पहले इनके पास इम्प्लीमेंट्स नहीं थे, तो एक लैंड पे बहुत सारे लोग काम करते रहते थे। पर कमर्शियलाइजेशन की आने की वजह से सीजनल डिमांड हो गई लेबरर्स की। लेबरर्स को पूरे टाइम के लिए रिक्रूट नहीं किया जाता था, क्योंकि उनकी पूरे टाइम पे नीड लाइक यू नो फील नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से बाकी टाइम पे लेबर क्या करेंगे, चले जाएंगे। दूसरा आप बोल सकते हो कि लोग लाइक सर्कुलेशन ऑफ लेबर इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि रूरल सोसाइटी में आपकी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी आपकी रूरल सोसाइटी में, क्योंकि कुछ लोगों को वेजेस ज्यादा दे देते थे और कुछ लोगों को वेजेस मिलती ही नहीं थी। तीसरा आप लिख सकते हो कि ये आप अच्छा पॉइंट लिख सकते हो कि कमर्शलाइजेशन की वजह से मौका मिला वुमेन्स को आगे आने का, जिसकी वजह से हमको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है?
फोर्थ पॉइंट आपको बताना था कि कुछ फार्मर जो ड्रॉट प्रोन एरिया से आते थे या जहाँ पे कल्टीवेशन की स्पीड बहुत कम थी उन एरिया से आते थे, वो क्या करते थे, पूरे साल जो था वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी से दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में काम करने आ जाते थे। एंड पर्टिकुलर ईयर जो मंथ होते थे उनके सोइंग के या हार्वेस्ट के, उसमें वो छुट्टी ले लेके अपनी कल्टीवेशन करने चले जाते थे। ठीक है, तो नंबर इस पे मिलेंगे 4। आगे देखते हैं 11th का फर्स्ट, जॉब रिक्रूटमेंट एज अ फैक्ट्री वर्कर टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न, एक्सप्लेन द पैटर्न। कह रहा है कि जो जॉब रिक्रूटमेंट थी एज अ फैक्ट्री वर्कर, इसने एक अलग तरीके का पैटर्न बनाया था। एक्सप्लेन इज दिस पैटर्न, रिक्रूटमेंट कैसे होती थी वर्कर्स की। सीधा सीधा इसने क्वेश्चन सीधा नहीं दिया है आपको, इसने पूछा लेकिन यही था कि वर्कर्स की रिक्रूटमेंट कैसे होती थी। तो अगर आपने ये लिखा है कि वर्कर्स की जो रिक्रूटमेंट थी वो एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पर्सनल कॉन्टैक्ट, जॉबर्स और एम्प्लॉयर्स के थ्रू हो जाती थी, देन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें था साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आपको शिफ्ट बताना था फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट टू प्लेस इन द 1980s। तो देखो सीधा सीधा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हो टेलरिज्म। तो सबसे पहले आपको इसमें एलैबोरेट करना था टेलरिज्म कि टेलरिज्म क्या होता है। टेलरिज्म आपको पता ही है कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स को जब आप काम कराते हो वर्कर्स को बोलते हैं। लिमिटेशन भी बता सकते थे कि स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता था सो दैट उनकी वर्क की लिमिट बनती रहे। कन्वेयर बेल्ट में बिठा दिया जाता था ताकि काम के लिए कोई भी फ्री ना बैठे और काम प्रॉपर टाइम से होता रहे। 1980s में इसमें क्या शिफ्ट आया, तो यहाँ पर आपको ये लिखना था कि अब फाइनली शिफ्ट ये आया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया वर्कर्स के ऊपर। मतलब आउटसोर्सिंग, जस्ट इन टाइम जैसे फीचर्स आ गए जिसके थ्रू लोग इजीली काम कर लेते थे एंड कंपनी को आउटपुट जल्दी मिल पाता था। तो ये आंसर आना था इसमें। ठीक है, 12th में देखो, एक्सप्लेन मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने थे। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है। पहला तो ये हो गया कि पूरे साल काम रहेगा, मतलब जब तक का भी कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, काम रहेगा। ना तुमको वो निकालेगा एम्प्लॉयर, ना तुम खुद जा सकते हो। दूसरा क्या है कि हाउस होल्ड का नेटवर्क बना रहेगा, घर वालों को पता रहेगा, घर से मिलने जा सकते हो, एक तरीके से प्रॉपरली हेल्प कर सकते हो। तीसरी चीज है कि वहां पर किसी भी फील्ड में देर तक काम करोगे तो एक फार्म मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाएगी, काम किस तरीके से होता है। वही डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डेट बढ़ेगा। डेट बढ़ता है ना, अगर मान लो तुम प्लांटेशन अच्छे से नहीं कर पाए या उगा नहीं कुछ भी ढंग से, तो डेट फार्मर्स जो होते हैं इनके ऊपर डेट बर्डन बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर्स वगैरह की और पेस्टिसाइड्स की वजह से इनकी हेल्थ सिस्टम खराब हो सकती है लंबे टाइम में रहने की वजह से। ठीक है, अगर ये लिखा है तो 4 नंबर ले लेना क्वेश्चन के फ्री में, मतलब सीबीएसई दे देगी। ठीक है, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में डिफरेंस, और बॉम्बे टेक्सटाइल मील ऑफ 1982 का पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि स्ट्राइक होती है जो वर्कर्स करते हैं फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ देयर वेजेस और जस्ट लिमिटिंग द आवर्स ऑफ देयर वर्क टाइम, वाइल लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर करता है। वो एक एक्शन का रिएक्शन होता है जिसमें अगर वो देखेगा कि वर्कर्स जो है वो फालतू की डिमांड्स रख रहे हैं और उसको मतलब उसके लिए फालतू की डिमांड है और वर्कर्स को उस मूवमेंट से हटाना है, सप्रेस करना है, तो वो वर्कर्स को जॉब से निकालना शुरू कर देगा या इंडस्ट्री ही पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा कि तुम करते रहो, तुमको जो करना है। ठीक है, कह रहा है कि फेमस स्ट्राइक बताओ बॉम्बे टेक्सटाइल मिल की 1982 की। तो बच्चे हम सीधी स्टोरी लिखनी थी हमको यहाँ पे 4 नंबर में कि दत्ता सामंत थे 1982 में जिनको लीडर बनाया गया स्ट्राइक का, और इनकी जो डिमांड थी वो दो थी, एक तो वेजेस बढ़ा दो, दूसरा टाइम हमारा लिमिटेड कर दो। लेकिन ये इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि, और इनको यूनियन बनानी थी, ये भी बात आपको लिखनी बहुत जरूरी थी कि दे वांटेड देयर ओन यूनियन। ठीक है, तो लेकिन ये चीज हो नहीं पाई क्योंकि जो बीरा थी, बीरा ने सीधा बोला कि अगर तुमको यूनियन बनाने का राइट चाहिए तो हम तुमको दे देंगे लेकिन स्ट्राइक बंद कर दो। पर वो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि इनको वेजेस भी बढ़वानी थी। फाइनली क्या हुआ, एक टाइम के बाद मोमेंटम जो था वो स्लो डाउन होने लग गया स्ट्राइक का, और 2 साल के बाद लोग अपने अपने कामों पे वापस लौट गए एंड या तो कुछ गांव शिफ्ट हो गए कैजुअल लेबर की तलाश में क्योंकि वहां उनका कुछ होने वाला नहीं था, पीपल वर वेरी मच पुअर। तो यही आपको पूरा बताना था एंड यू विल गेट 6 मार्क्स अगर आपने ये लिखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका जो और वाला भी आया था और
अगर किसी बच्चे को स्ट्राइक और लॉकआउट का नहीं पता होगा तो अगर उसने होम बेस्ड भी लिख दिया होगा तो ये क्वेश्चन पूरे पूरे नंबर वाला था, होम बेस्ड वाला जो था। मुझे बताना जरूर कि आपने कौन सा किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो होम बेस्ड वर्क जो था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इकोनॉमी का, ये एग्जाम्पल देना है। तो देखो होम बेस्ड काम क्या होता है, जो आपको पता ही है कि काफी सारी गरीब औरतें होती हैं, गरीब लाइक यू नो बच्चे होते हैं, गरीब औरतों के बच्चे जो होते हैं वो घर में रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना होता है कि पैसे पूरे ही नहीं हो पाते, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, घरों पे जो मिलने वाले काम है वो करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि इससे कहीं ना कहीं वुमेन्स को बहुत हेल्प हुई है कि वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा ही सही, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पैसा कमाती है पर उससे कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सके फाइनेंशियल क्राइसिस में। तीसरा कि इनको होम बेस्ड में काम क्या मिलता था, लेसेस बनाना, कारपेट बनाना, बीडीज बनाना, इन सब का काम मिलता था। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ईच पीस रेट के हिसाब से इनको पैसा मिलता है, और पैसा बहुत ही, मैंने जैसे आपको बताया, मिनिमम होता है। फिफ्थ हम ये लिख सकते थे कि आप एग्जाम्पल दे सकते थे, 5 पॉइंट बहुत होते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन में, अगर इसके तुम 6 बना के लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। बीडी मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिख सकते थे कि पहले विलेज फार्मर्स जो होते हैं वो तेंदुआ की लीव्स तोड़ते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच देते हैं या तो गवर्नमेंट को बेच देते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके जाती है मैन्युफैक्चरर के पास, वो उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद वीमेंस को या अलग अलग लोगों को काम करने के लिए दे देते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के पास जाते हैं, फिर ब्रांड्स इनको काम करने के लिए देती है, और पर्टिकुलर जो भी जिस भी प्राइस पे ये बेचते हैं उसका बहुत ही मिनिमल वैल्यू ये देते हैं होम मेड बेस्ड वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स को। यही लिखना था। अगर बच्चे आपने ये लिखा है तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इकोलॉजिकल मूवमेंट न्यू और ओल्ड सोशल मूवमेंट, एक्सप्लेन द अबव यूजिंग द चिपकू मूवमेंट एज एन एग्जांपल। तो देखो इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो न्यू सोशल मूवमेंट है, 1 मार्क का जो था, इसका आंसर में आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। 101% ये इकोलॉजिकल मूवमेंट जो है आपके न्यू सोशल मूवमेंट है। कह रहा है कि इसको चिपको मूवमेंट के एग्जांपल से समझाओ। स्टोरी लिखनी थी पूरी कि चिपको मूवमेंट क्या था, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वहाँ की पहाड़ियों में जितने भी पेड़ थे, एंड गवर्नमेंट जो थी वो टिम्बर ट्रीज की बाग्स को बेच के ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाह रही थी उससे, जो इनके लाइवलीहुड को नुकसान दे रहा था। तो दैट्स वाई जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर्स कट करने के लिए आए, तुरंत भागी वहां की विमेन्स और उन्होंने हक कर लिया उन पेड़ों को कि आप इसको काट नहीं सकते। तो इसमें डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट बहुत हॉस्टाइल थी, गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचा और इन्वायरमेंट और लाइक अपनी लाइवलीहुड के बारे में भी सोचा, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी थे, और आपको ये भी लिखना था कि इसका जो कंसर्न था वो इकोनॉमी थी, इकोलॉजी थी, पॉलिटिकल थी, सारी चीजें आनी थी अंडर द चिपको मूवमेंट, एंड दैट्स हाउ you will complete your answer with the चिपको मूवमेंट। तो इसी के साथ आपका ये पेपर भी खत्म होता है, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को वही आंसर्स आप लोगों ने लिखे होंगे जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चंस की, एंड कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं आप लोगों के हिसाब से एक्सपेक्टेशन से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज और, पोल साइंस की वीडियोस मेरी इसी चैनल पे आएंगी फॉर द एग्जाम। इंग्लिश के एग्जाम दे लो, इंग्लिश के एग्जाम से तुमको मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर देना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी यही होने वाली है। ओके, चलो, जब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।